मगर एकमात्र बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो दिन रात इस काम में लगी है कि इस देश के अंदर हम बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, अपने महापुरुषों के सपने को साकार करेंगे, तो वो तभी हम साकार कर सकते हैं जब हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो जितने भी पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने भी संगठन को बनाने का काम किया है, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे नेता का आदेश है उसे हमें साक्षात पालन करना, हमें अपने संगठन को मजबूत करने का काम करना। तो इसलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी ये पदाधिकारी हमारे बने, इन्हें 6 काम आप लोगों को करने हैं। यदि आपने 6 काम कर लिए तो मैं निश्चित आपसे आज बात करके जा रहा हूँ कि आप कांग्रेस बीजेपी घूमने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इस देश के अंदर किन लोगों के पास है? गरीब लोगों के पास है, हम लोगों के पास है। मगर साथियों, हम लोग अपने इस वोट के महत्व को नहीं समझ रहे। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे और ये 6 काम करने का काम करिए। हमारे जो ये पदाधिकारी बने हैं, इन्हें सबसे पहले रीच द वोटर के पास जाने का काम करना है। जैसे अभी आप लोग गए तो आपको पहला काम करना है रीच द वोटर, आपको वोटर के पास जाना है। बिना जाए टेलीफोन पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप से हमारी बात करने वाली नहीं है। हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता जो भी पदाधिकारी की पहली ड्यूटी है कि रीच द वोटर के पास वो जाएंगे और जाकर उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाने का काम करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, हमारी पार्टी देश के अंदर क्या करना चाहती है, दूसरी पार्टियों ने हमें कितना मुल्क बनाने का काम किया है। आजादी के 77 साल बीत चुके हैं, 77 साल में इन लोगों ने हमें क्या दिया है और यदि नहीं किया तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ये जानकारी हमारे समाज के लोगों के पास होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो के रजवाड़े हैं, यहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने आपके समाज को इतना गुमराह करने का काम किया है कि हर आदमी आज आपकी पार्टी पे निशान डाल रहे हैं, आप अपने नेता पे निशान डालने में लगा है। तो यहाँ पर आपके पदाधिकारी काम करे, उन पर सीधा निशाना डालने में लगे हैं कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी में तो दबी नहीं बचा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो सारे सवालों का अंत तभी होगा तब हम वोटर के पास, अपने वोटर के पास जाएंगे और उसे समझाने का काम करेंगे। तो पहला काम है हमारे पदाधिकारी रीच द वोटर, वो वोटर के पास जाएगा। दूसरा काम है टीच द वोटर, उसे समझाने का काम करेगा कि हमारे नेता को जो सरकार बनाने का मौका मिला तो साथियों हमारे नेता ने क्या काम करने का काम किया, या हमारे जो महापुरुष है जिनका भी आपने जयकार कर रहे हैं, इन्होंने 108 साल के संघर्ष में हमारे लिए क्या काम किया, हमें बहुजन समाज पार्टी में काम क्यों करना चाहिए। तो ये सारी बातें उनको जाकर बताना और वर्तमान हालात में जो सरकारें चल रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो राज्य की सरकार है, तो उनके बारे में अपने वोटरों को जाकर बताने का काम करना है, यानी टीच द वोटर, उसे समझाने का काम करना है। तीसरा काम है कि जब वोट पड़ेगा तो रीच द बूथ, उसे बूथ तक ले जाने का भी जिम्मेदारी हमारे पदाधिकारी की। उन्हें पहले लाइन में लगाना है और अपने वोट को डलवाना है। तो इसलिए आप लोगों को इस काम को आपको करना है, ये काम आपको करना था। इसके बाद चौथा काम है कास्ट का वोट को डलवाने का काम भी आप लोगों को करना है। यदि हमारे अंदर एजेंट बैठे तो वो वहां वोट डलवाने का काम करेंगे, नहीं तो वहां पर जैसे चुनाव का अंतिम समय आता है तो वो आपस में शेयर कर लेते भी, आधा तुम ना तो आधा हम ना देते, तो वहां बदमाशी होती है। या कोई हमारा बुजुर्ग आदमी गया और उसे मतलब कहा कि भैया मुझे तो बेटा मुझे हाथी पे मोहर लगाना है और हमारा अंदर एजेंट है नहीं, तो वहां जिस सोच का आदमी होगा कहेगा कहीं का डलवा देता हूँ, या बाबा मैं डलवा देता हूँ। यदि कांग्रेस का आदमी तो कांग्रेस का डलवा देगा, बीजेपी का तो बीजेपी को डलवा देगा, तो कहेगा जाओ भाई तुम्हारी पड़ी, यानी वहां पर भी हमारा वोट रुकता है। तो इसलिए कास्ट का वोट पर वहां कास्ट कराना भी हमारी ड्यूटी है। और उसके बाद जो हमारा चौथा काम है बात का मशीन, जो मशीन है उसके लिए हमें उसे बात करना है। सुबह हम जाएंगे तो मॉक वहां पर फोन करने का काम करते, दिखाने का काम करते हैं, उसमें दिखाते हैं कि तो बटन दबा के कौन सी पार्टी को वोट पड़ रहा है, जहां बटन दबाने वाले वहां वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारे लोग आराम से जाते हैं, हमें सुबह 6 बजे वहां पे पहुंचना है, यानी जैसे पोलिंग होगा वोट शुरू होगा उससे पहले घंटे में हम पहुंच गए, और उसके बाद जब वोट पड़ जाएगी तो उस पर सील लगाकर उसे जहां तक काउंटिंग में होनी है वहां जमा कराने के बाद हमें वापस आना, ये हमारी ड्यूटी।
पहले आपने देखा होगा कि पहले तो हम लोग वहां पहरेदारी करते थे, जहां भी काउंटिंग होती थी, जहां डिब्बे जमा हो गए तो वहां रात भर हम लोग जागते थे। मगर अब वहां जागने का मौका नहीं है या वहां नहीं बैठने देते, तो अब आपको वहां पर अपनी मशीन लगाकर उन मशीनों को वहां जमा कराने का भी काम हमें करना है। इसके बाद काउंट द वोट को गिनती कराने की भी ड्यूटी हमारे पदाधिकारियों की है। यदि एक पदाधिकारी गिनती ठीक करा देंगे तो साथ में हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी बदमाशी होती है। जो वहां पर आपका अधिकारी है वो ऊंची कुर्सी बैठता है, पहले राउंड में भी आपको 500 वोट पड़ी और आपने उससे बोला भी हमारे पहले राउंड में बीएसपी को 500 वोट पड़ गया, उसने 500 की जगह 50 दी थी और आपने यदि उचक के देख लिया कि साहब तो 50 लिखा है, तो कहेगा साहब गलती होगी भाई, मैं तो एक 0 लगाना भूल गया, उसकी गलती हो जाएगी और आपकी कितनी वोट कम होगी? 450 वोट कम हो जाएगी। 450 वोट को पूरा करने के लिए कितनी वोट चाहिए? फिर आपको 900 वोट चाहिए। यानी वहां पर भी बदमाशी वो करते हैं। यदि इन 6 काम आपने ईमानदारी से हमारे पदाधिकारियों ने कर दिए तो साथ में 7वां काम तो फिर सरकार का है, वहां के अधिकारी का है, फिर वो अनाउंस द सीट, वो फिर कहेगा कि अम्बा की सीट हम लोग जीत गए। तो जब सीट जीत जाएंगे तो फिर आप बोल जाते आएंगे, नाचते हुए आएंगे। और यदि सीट हार गई तो साथियों कभी भी प्रत्याशी नहीं आता। कौन आता है? कार्यकर्ता आता है। यदि कार्यकर्ता 24 घंटे संघर्ष करता है और वही सबसे ज्यादा जिद्दोजहद करता है, लोगों से कहता भी अपने को हम तुम्हें हरा देंगे, कभी कांग्रेस को हराएगा, कभी बीजेपी को हराएगा, सबको कहना कि हम लोग इस बार जीत रहे। मगर कार्य जो चुनाव लड़ रहा है वो तो 10 दिन घर में नहीं बैठ जाएगा, मगर कार्यकर्ता को अगले दिन काम पे भी जाना है। जब गली से निकलेगा तो आपसे हिसाब मांगेंगे लोग कि बता भाई नेता क्या हाल है तेरी पार्टी का, कहां से तेरा प्रत्याशी, कितनी वोट पड़ा। तो साथ इसलिए कभी भी प्रत्याशी नहीं हारता, जब भी हारेगा तो कार्यकर्ता हारता है। इसलिए यदि कार्यकर्ता को जीतना है तो साथ हमें अपने नेता की बात को मानना होगा। यदि हमने संगठन को मजबूत बना लिया तो हालात ये बनेंगे कि साथ में इनके पास वोट नहीं है, इन लोगों के पास वोट नहीं है। जब इनके पास वोट नहीं है तो हमारे पास वोट है, तो उस वोट का हमें सही इस्तेमाल करना है। मगर दुर्भाग्य देश के अंदर कि आजादी के 77 साल के बाद भी हम लोग अपनी वोट की कीमत को नहीं समझ पाए, अपने महापुरुषों की बात को हम लोग नहीं मानते। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे क्या बाबा साहब को मानने वाले लोग कर दें? हाथ पर आकर की बात करें, फोटो खींचो भाई, ये सब बाबा साहब को मानने वाले लोग क्या है, तो भाई फोटो खींचो दूंगा, ये सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। यदि बाबा साहब को मानने वाले लोग होते तो फिर तो हमारे हालात कुछ होने चाहिए थे। मगर हम बाबा साहब की बात, हम बाबा साहब को तो मानते हैं मगर बाबा साहब की बात को नहीं मानते। यदि बाबा साहब की बात को मानते तो बाबा साहब ने तो कहा था अपना एक दल होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक आपकी पार्टी होनी चाहिए। मगर हमने अपनी पार्टी को कभी भी अपनी पार्टी नहीं समझा। बाबा साहब ने उस समय कहा जब हमारे पास मकान नहीं थे, उन्होंने कहा जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो इस देश की शासनकर्ता जमात तुम्हें बनना है, यानी तुम्हें इस देश का राजा बनना है। कितनी मेहनत और मुशक्कत से उन्होंने हमें देश के अंदर वोट का अधिकार दिलाया, नहीं तो कोई नहीं चाहता था कि आप लोगों को इस देश के अंदर वोट डालने का मौका मिले। और ये मैं शपथ लेना चाहता हूं कि किसी भारतीय ने आपको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब 1930, 31, 32 के अंदर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से आपके लिए वोट का अधिकार लेकर आए थे, और जब ये प्रधानमंत्री से वोट का अधिकार आपके लिए लेके आए थे तो गांधी और नेहरू वहीं थे। गांधी और नेहरू ने तो कंडीशन लगा दी कि इन गरीबों को वोट नहीं मिलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने उस समय पूछा था कि बताओ फिर किसको मिलना चाहिए, तो गांधी ने कंडीशन लगा दी कि जो कम से कम 10वीं पास हो उसे वोट डालने का मौका मिलना चाहिए, जो बीए पास है उसे वोट डालने का मौका मिलना चाहिए, जो एमए पास है उसे वोट डालने का मौका मिलना चाहिए, या जो उस समय लगान देता है उसे वोट डालने का मौका मिलना चाहिए, या जिसके पास 100-50 बीघे जमीन हो ऐसे लोगों को वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। अब बाबा साहब ने चारों तरफ घूम के देखा कि जिन गरीबों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ना तो ये 10वीं पास है, न ये 12वीं पास है, न बीए पास है, न एमए पास है, न इन्हें धन रखने का अधिकार, न ये लगान देने वाले लोग हैं, न इनके पास 150 बीघे जमीन है, तो फिर अपना राजा बनाने से महरूम रह जाएंगे। तो बाबा साहब ने गांधी से फिर मांगा, गांधी तुम नहीं चाहते गरीब के बेटे राजा बन जाए? अरे कभी आपने इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया तो ये बीए पास कैसे बनेंगे? कभी इन्हें धन रखने का अधिकार नहीं दिया तो ये लगान कहां से देंगे? अरे कभी इन्हें जमीन रखने का अधिकार नहीं दिया तो इनके पास 150 बीघे जमीन कहां से होगी?
तो उस समय बाबा साहब ने कहा कि नहीं, भारत देश की धरती पर जो भी पैदा होगा, चाहे वो गरीब का बेटा है, चाहे अमीर का बेटा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में पैदा होगा, जैसे 21 साल का वयस्क हो जाएगा उसे स्वतः ही अपना वोट डालकर इस देश के अंदर अपना राय चुनने का मौका मिलना चाहिए। और अंततः जीत किसकी हुई? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीत हुई और आप लोगों को इस देश के अंदर वोट डालने का अधिकार मिला। मगर साथियों, आज तक अपने वोट की कीमत को नहीं समझा। जैसे चुनाव आता है हम सिर्फ 15 दिन के राजा बनना चाहते हैं। आप अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों के जरा इमेजिन करो हमारे क्या हाल होते हैं हमारे मोहल्लों के। कोई दारू पी के यहाँ, कोई दारू की बोतल यहाँ लगा के बैठा है, कोई कच्चा उठाए घूम रहा है, कोई थैली बांट रहा है, कोई उधर नशे में पड़ा है, कोई उधर नशे में पड़ा है। तो जिस बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे अपनी पत्नी की कुर्बानी दे दी, यानी 4 कुर्बानी के बाद यदि मैं खड़ा होकर बोलने लायक बना हूं, एक भी शब्द मेरी जुबान से निकला है, यदि एक भी तन पर मेरे कपड़ा है या आपके तन पे कपड़ा है, ये हमारे बाप दादा की देन है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन। मगर हम इतने आसान फरामोश लोग हैं, हमने बाबा की कीमत को, बाबा साहब के वोट की कीमत को नहीं समझा। जैसे चुनाव आएगा हम सिर्फ 15 दिन के राजा बनना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी चुनाव होगा तो आपके जो चुनाव जीत के जाता है 4 साल 11 महीने 15 दिन कोई आपके मोहल्ले में कोई आता है? सिर्फ 15 दिन आपसे बाहर निकले आते हैं। और वो भी क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें वोट लेना है आपका, वो सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आते हैं। उसके बाद वो आपके मोहल्ले में नहीं नजर आएंगे। और हमारे लोग तो इतने इतने मस्ती में है कि जैसे चुनाव आएगा तो इस समय नारे लगाते हैं कि जो पिलाएगा देसी उसकी वोट वैसी, जो पिलाएगा रम उसकी वोट कम, और जो पिलाएगा विस्की भैया सारी वोट विस्की। दुर्भाग्य है देश के अंदर। जिस बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए, कितनी मेहनत और मुश्किल से वोट का अधिकार दिलाया, और साथियों हम लोग अपने वोट को दारू करके देखने का काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे हमारा राज आएगा? यदि राज लेना है तो साथियों फिर हमें इस वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने आपको समझाने का काम किया कि कभी कांग्रेस के 54 भर के मेंबर भी मत बनना। ये वो जलता हुआ जहाज है, जो भी इसके अंदर बैठेगा वो भस्म हो जाएगा। मगर साथियों हमने बाबा की इतनी बात मानी कि बाबा के जाने के बाद साथियों 7 साल कांग्रेस की सरकार चलाई है। और आज की हम लोग कि भाई बीएसपी तो रोक नहीं पाएगी बीजेपी को, कौन रोक पाएगा कि भाई कांग्रेस को जिंदा करो? जिस कांग्रेस को कांशीराम साहब ने बहनी ने 125 मीटर जमीन में गाड़ बैठा, उसे फिर जिंदा कर लिया आप लोगों ने। कि आज भी हम लोग लगे कि अपनी ताकत हमारे अंदर नहीं है। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, और जब तक आप इस संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए आप बाबा साहब की बात को माने, और बाबा साहब ने जो यदि हमें मना किया है तो साथियों की पार्टी को वोट नहीं देना, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। नेता ने काम किया और जाते जाते भी इशारा किधर करके गए? पार्लियामेंट की तरफ, किसी झोड़ की तरफ तो नहीं, किसी नदी किसी तालाब की तरफ तो नहीं, किसी मंदिर किसी मस्जिद की तरफ तो नहीं करके गए। किधर करके गए? पार्लियामेंट की तरफ इशारा करके गए कि कैप्चर दिस टेंपल ऑफ पावर फॉर इमेंसिपेशन, सत्ता के मंदिर पर गरीबों को कब्जा कर लो, तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। मगर साथियों वहां जाना नहीं चाहते। हम ऐसे लोगों को भेजना चाहते हैं जो आपके बच्चों की शिक्षा छीनते हैं, जो आपके बेटों की नौकरी छीनते हैं, जो हमारी माँ बहन बेटों की इज्जत लूटते हैं। तो जो साथियों हमें इस देश के अंदर लाचार, कमजोर और यहाँ पर मांगने, तो फिर हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और यहाँ पर कांग्रेस को 7 साल राय काट दिया। कांग्रेस ने 4 से 5 बात आपसे की नहीं पूरी जिंदगी। क्या कहा? 4 बात क्या? गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे और भ्रष्टाचार दूर करेंगे। क्या चारों में से कोई कम हुआ? बढ़ तो गई मगर कम नहीं हुई। तो वो जानते हैं कि भाई इनका वोट तो बिकता है, इनका वोट तो आराम से हम लोग खरीद सकते हैं। तो इसलिए वो लोग, और आज भी देश के अंदर एक 55 साल का आदमी घूम रहा है, वो कह रहा है कि चाय की दुकान नहीं खोलूंगा, कोई कंपनी नहीं खोलूंगा, विदेश में जाकर कोई बिजनेस नहीं करूंगा, बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। कौन है भाई वो आदमी जिसके पास वोट नहीं है? किसके वोट से राजा बनना चाहता है? आपके हमारे वोट से तो बनना चाहता है, उनके पास तो वोट भी नहीं है। और जिनके पास वोट है वो राजा ही नहीं बनना चाहते हैं देश के अंदर।
यदि हम अपने वोट को सही इस्तेमाल कर ले तो साथियों किसी की मां ने भी दूध नहीं पिलाया कि आपको किसी भी सीट पर हरा दे। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन पार्टियों ने सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा या आप लोगों को धोखा देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। और उसके बाद बीजेपी आ गई, उसने भी बढ़िया बढ़िया बात की आपसे कि भाई और बहनों चिंता ना करो, हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। कांग्रेस ने 7 साल काला धन इकट्ठा किया, हम सारा वापस ले आएंगे 100 दिन के अंदर। और हमारे लोग खुश कि भाई ये तो बहुत बढ़िया आदमी है कि काला धन वापस लाएगा, कि भाई हमें 20-20 लाख रुपए दे देगा, 15-15 लाख रुपए दे देगा। तो हमारे लोग कहेंगे भाई ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो ना तो तुम्हें 15 लाख रुपए दिए, ना 20 लाख रुपए दिए। हमारे लोगों से एक आदमी के घर में 10-10 बच्चे हैं, यदि 20-20 लाख रुपए आ गए, 2 करोड़ रुपए आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसने कहा कि भाई हम लोग तो ये तो आपको पैसा देंगे कि आपने कांग्रेस को 7 साल मौका दिया, आप मुझे 7 महीने मौका दे दो। 7 महीने का मतलब 5 साल। हमारे लोगों ने सोचा 7 साल लेकर 7 महीने का दिया, तू भी ले जा, उसको ही मौका दे दिया। और उसने कहा कि ये तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को हर साल 2 करोड़ नौकरी भी देने का काम करूंगा। अब जब नौकरी की बात आई या पैसे की बात आई तो आप जैसे लोगों ने, बीएसपी के लोगों ने वहां से हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया कि भाई वो हमारा 15 लाख रुपए दे दो, भाई 20 लाख रुपए दे दो। तो ये देश के अंदर जो गृह मंत्री है, जो कभी तड़ी पार होता था, देश का गृह मंत्री है, तो उसने भाई ये तो हमारा जुमला था, ये तो हमारा मजाक था, तुमने मजाक में सरकार बनाई तो हम क्या करें भाई, ये कोई देने की बात थोड़ी होती है। तो उन्होंने कहा चलो पैसे नहीं दे रहे तो नौकरी दे दो। तो उन्होंने कहा नौकरी, भाई तुम्हारे बेटे ने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, या LLB किया है, या डिग्री किया है, या कोई डिग्री ली है, या कोई PhD किया है, तो पकौड़े चलो, ये भी तो नौकरी है। भाई मेरी नेता को मंजूर नहीं है कि आपका बेटा MBBS करने के बाद पकौड़े चले, आपको मंजूर है, मुझे भी मंजूर नहीं है। तो क्या हमें ऐसी सरकारों को मौका देना चाहिए? तो साथियों इसलिए मेरी अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आना। ये लोग सिर्फ हमें मूर्ख बनाने में लगे, हमारे समाज को गुमराह करने में लगे। अभी भी देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2 घटक बन गए, एक इंडिया की तरफ आ गया, एक इंडिया की तरफ आ गया। इंडिया वालों के पास 28 दल और एनडीए वालों के पास 38 दल। एक बोलता कि मैं संविधान खत्म करूंगा, दूसरा बोलता कि मैं संविधान को बचाऊंगा। कोई लाल किताब, कोई पीली किताब, कोई हरी किताब लेके मेरा घूम रहा था। और हमारी नेता अकेले दम पे चुनाव लड़ रही थी। एक पार्टी ऐसी थी जो अकेले दम पे चुनाव लड़ रही थी। कौन सी पार्टी थी वो? और हमारे लोग क्या बोल रहे थे कि बहन जी का दिमाग खराब हो गया, बहन जी गठबंधन नहीं कर रही, बहन जी गठबंधन चुनाव नहीं, हम तो जीत ही नहीं सकते। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन से ऐसे अखबार में आया था, कौन से टीवी पे आया था कि कभी राहुल गांधी ने कहा हो या सोनिया गांधी ने कहा हो कि भाई हम बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? किसी अखबार में आया था? तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपको कोई शादी में या किसी फंक्शन में अपने आपको ना बुलाए तो क्या आप बिना बुलाए चले जाएंगे उसके यहाँ पर? तो क्या आपने हमारे नेता को वहां जाना चाहिए था? बिना बुलाए जाना चाहिए? अरे हमारे नेता इस देश के अंदर हमारे सब लोगों का सम्मान है, गौरव है हमारे लिए। वो कभी भी आपको घुटने के बल नहीं चाहते कि घुटने के बल रह गए हम लोग किसी से बात करें। तो साथ उन्होंने वो चीज नहीं स्वीकार करी, उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात की कि हम अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे समाज के पास वोट है। ये जो 2 पार्टी चुनाव लड़ी, 2 घटक जो चुनाव लड़ गए, 38 पार्टी एक तरफ और 28 एक तरफ, दोनों को मिला लो कितने हो गए? 66 पार्टी लड़ती है। 66 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी और किसको हराना चाहती थी? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को हराना चाहती थी। और भाई इनके पास वोट कितना था? 3.5%, 5.5%, 6%, इतना वोट था। इसमें से भी इन महापुरुषों ने इतना काम कर रखा है कि 5% वोट इनमें से भी ले लिया कि जो लोग आज चाहते हैं कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर सरकारें चले, तो 5% लोग को ऐसा तैयार उन्होंने अपने इस विषय मूवमेंट में तैयार कर लिया। तो मात्र 10% उनके पास वोट थी और आपके पास 90% वोट थी। तो क्या 90 वालों को जीतना चाहिए था या 10% वालों को जीतना चाहिए था? मगर जीता कौन? 10% वाले जीते।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को की जमानत बचाने के लिए पता कितनी वोट चाहिए? कितनी वोट चाहिए? 16.66% वोट चाहिए अपनी जमानत बचाने के लिए। जिन पार्टियों के पास अपनी जमानत बचाने के लिए वोट नहीं थी, उनकी जमानत बच गई, और जिसके पास जमानत बचाने की जगह की वोट थी, उनके आप लोगों ने जमानत जब्त करा दी। तो जब जमानत जब्त करा दी तो भाई उसका तो रिजल्ट आना ही था। 24 अगस्त 2024 को एक रिजल्ट उसका तुरंत आ गया कि अब इस देश के अंदर हम जो आरक्षण है इसमें क्रीमी लेयर लगाएंगे, इसमें वर्गीकरण करेंगे, यानी जातियों में से जातियों में आरक्षण देने का काम करेंगे, यानी भाई से भाई को लड़ाने का काम करेंगे। जो आपके संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, जो आपके हमदर्द बने घूम रहे थे, तो क्या कोई एक भी आदमी बोला कि भाई ये जो निर्णय हुआ है ये गलत हुआ? कौन बोला? जिसको आपने 0 करके भेजा, कौन बोला? बहन जी ने बोला कि हम इस मतलब आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे। ये जो आपने जो भी बनाया है इसका हम विरोध करते हैं, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। पूरे देश में भारत बंद कराया या नहीं कराया? कराया था। कांग्रेस से कोई बोला? आम पार्टी का कोई आदमी बोला? सपा का कोई आदमी बोला? कौन बोला? आपकी नेता बहन कुमारी नायक थी, जिसे आपने 0 करके भेजा था। इनके मुंह में तो दही जम गई सबके। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग सब हमें मूर्ख बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। ये हमेशा हमारे वोट को लेकर हमारे मतलब आप लोग ताकत को बनाना चाहते हैं, ताकत का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, मगर ताकत को बनाना नहीं चाहते। और ताकत का इस्तेमाल वही करेगा जिसकी ताकत बनेगी। तो साथियों, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने संगठन को मजबूत करें। और बहन कुमारी नायक ने जब सरकार बना के दिखाई तो साथियों ये सारे बिंदु पे उन्होंने काम किया कि मैं अपने समाज को पैरों पे खड़ा कर इस देश की शासन प्रधान इनको भागीदारी दिलानी है और इनको बेहतर जिंदगी देने का काम करना है। यहाँ जितनी भी सरकारें बनाई है, आज आजादी के 77 साल के अंदर भी इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने बोला, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगाए, टीवी में एडवर्टाइजमेंट निकाला, अखबार के फ्रंट पेज पे एडवर्टाइजमेंट निकाला, आपके यहाँ पोस्टर भी चिपकाए, और यदि आपने इनको नहीं पढ़ा तो आपके घर में 4-4 हैंडबिल फेंकेंगे। क्या लिखा उस पर? इस देश के अंदर मैंने इस देश के अंदर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन का इंतजाम करा दिया। 135 करोड़ लोगों में 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो राशन का इंतजाम करा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 किलो राशन नहीं लगता हमारे घर में? इन गरीबों के घर में 5 किलो राशन नहीं लगता है? यानी 5 किलो राशन लेकर हमने 5 साल की सरकार दे दी, क्योंकि देश के अंदर 3 खजाने हैं। एक देश के प्रधानमंत्री का खजाना है, एक यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री का खजाना है, एक आपके शहर के मेयर के पास खजाने हैं। 3 खजानों की चाबी की लड़ाई है। तो इन चाबियों में बताओ, आपके हिस्सा, हमारे बाप दादा का हिस्सा आया कभी? किसी चाबी के मालिक हम लोग बने? अरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 बार हम लोग इस चाबी के हमारे हाथ में आई है। 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने और 5 साल, 4 बार हमें सिर्फ ये चाबी एक प्रदेश की मिली है। तो जब ये चाबी मिली तो आपकी बहन जी ने इतने काम करके दिखाए कि इस देश के अंदर आजादी के 77 साल में भी किसी ने, मुख्यमंत्री ने या देश के प्रधानमंत्री ने भी इतना गरीबों के लिए काम नहीं किया जितना बहन कुमारी नायक ने आपके लिए काम करके दिखाया। और अभी एक रिपोर्ट आई है कि 29.5 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 81 करोड़ 35 लाख और 29.5 करोड़ को जरा मिला दो, 110 करोड़ लोग बैठते हैं। 135 करोड़ लोगों में इस देश के अंदर 110 करोड़ लोग मांगने वाले बन गए। इस सरकार की उपलब्धि है कि आप लोगों को इस देश के अंदर मांगने वाला बना दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मांगने वालों को सम्मान होता है, देने वालों को होता है? और हम लोग क्या बने इस देश के अंदर? मांगने वाले बने। तो भाई मांगने वालों का तो सम्मान नहीं होगा। यदि सम्मान लेना है तो आपको इस देश के अंदर राजा बनाना पड़ेगा। आपने सरकार से मांगा क्या है? भाई सरकार से यदि बाबा साहब ने आपको एक अधिकार दिया कि आपको 5 साल में एक बार जाके वोट डालना है, आपने पूरी ईमानदारी से काम किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम आपने देश के अंदर किया। 18 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हमारी हालत यह कि हम 5 किलो राशन के लिए घूम रहे हैं, यानी मांगने वाले बने हैं।
तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मांगने की प्रक्रिया से खत्म करें, हम देने लायक बने, तब जाकर हमारी बात बनेगी। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं होता। साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। यदि अपनी समस्याओं का हल निकालना है तो अपने दल में आपको बल पैदा करना पड़ेगा। और जिसके पीछे भी आपने बल लगाया, कांग्रेस के पीछे बल लगाया, कांग्रेस की सरकार बन गई, बीजेपी के पीछे लगाया, बीजेपी की सरकार बन गई, जनता दल के पीछे लगा दिया एक बार, जनता दल की सरकार बन गई। अरे एक बार तो बहुजन समाज पार्टी के पीछे अपना बल लगा के देखो, आपकी सरकार बन जाएगी, कोई माइकल आप रोक नहीं पाएगा। और ये सरकार क्यों बनाते हैं भाई, ये भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो अंदाजा लगाओ फिर, यदि हमें सरकार बनाने के लिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और कहा 5 साल में तुम्हें एक बार वोट डालना है, एक साल में 365 दिन, 5 साल में 18 से 25 दिन में आपको जाकर बटन दबाना है। उसके लिए बाबा साहब ने इंतजाम किया कि मेरे डरपोक समाज के लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, इनकी गिनती बन जाएगी किसी ताकतवर को देखे। तो आप जब वोट डालने जाते हैं तो खुले मैदान में जाते हैं, कहां जाते हैं आप लोग? बंद कमरे में जाते हैं, और बंद कमरे में भी जाते हैं तो वहां पे भी जाकर आप छुप कर वोट डालें, वोट में डालते हैं, यानी कोई आपकी उंगली को ना देख ले। जब आप वोट डालते हैं तो कोई आपकी उंगली को छू ना देख ना ले कि आपने किसको बटन दबाया। मगर साथ ही जब मुंह खाएगा तो आंख चले जाएगी। मगर आप वहां भी आपको हमारे लोगों को हाथ नजर नहीं आता, वहां भी हमारे लोगों को हाथ नजर आएगा, फूल नजर आएगा, या झाड़ू या पता नहीं क्या कारण नजर आएगा। तो इसलिए साथियों मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने संगठन को इतना मजबूत कर लो। और ये हम जानकारी ले लें कि हम सरकार से क्या मांगते हैं, हम उनको वोट देकर उनकी सरकार बना रहे हैं। तो जब सरकार बना रहे हैं तो सरकार की भी ड्यूटी बनती है। गरीब आदमी क्या मांगता है? सरकार रोटी कपड़ा मकान, इससे ज्यादा तो गरीब आदमी कुछ नहीं मांगता। तो यदि मैं इसे खोलकर बात करूं, 6 काम यहाँ की सरकार को करने थे, तो अब अंदाजा लगा लेना कि 6 काम यहाँ की सरकार ने किए हैं या नहीं किए, और यदि नहीं किए तो क्या फिर तुलना करना कि हमें किसको वोट देना चाहिए, इन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो साथियों 6 काम कौन से हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये 6 काम है जो आपका एक काम था कि आपको 5 साल में एक बार वोट डालना है, आपने ईमानदारी से वोट को डाला है और यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बनाने काम किया। जब सरकार बन जाती है, सरकार की क्या ड्यूटी, आपकी जो सरकार बना रहे हैं उनके प्रति उनकी ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश के अंदर शिक्षा मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी राइट टू एजुकेशन। प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर पढ़ा लिखा होना चाहिए, सरकार की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। दूसरी ड्यूटी है कि यदि बच्चा पढ़ लिख कर तैयार हो जाएगा तो प्रत्येक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार की ड्यूटी है। और तीसरी ड्यूटी है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश के अंदर मकान मिलना चाहिए। कोई खुले आसमान में नहीं रहेगा, कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई जंगल में नहीं रहेगा, कोई रोड पे नहीं रहेगा। हर आदमी को पक्का मकान की सुविधा देने का काम यहाँ की सरकार की ड्यूटी है। चौथा काम है कि आपके लिए लाइट का इंतजाम, पानी का इंतजाम, आपके बच्चों को खेलने के लिए पार्क का इंतजाम, आपके पानी का निकासी, आपका रोड खरंजा, ये सारा डिस्पेंसरी, ये सारा इंतजाम करने का सरकार की ड्यूटी है। और 5वां काम, आप लोग स्वस्थ रहें, सरकारी अस्पताल खोले जाए, आपका फ्री में इलाज हो, एक भी पैसा आपका इलाज में नहीं लगना चाहिए, ये सरकार की ड्यूटी है। और छठा काम है कि जहां आप लोग रहते हैं कोई चोरी चकारी ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, किसी बहन बेटे की इज्जत ना लूटे, किसी का मर्डर ना हो, मुंह से रखने में मर्डर ना हो, मटके पे हाथ लगाने में मर्डर ना हो, या फिर मतलब घोड़ी पे चढ़ने में मर्डर ना हो। तो ये सुरक्षा का इंतजाम यहाँ की सरकार को करना। क्या 6 के 6 काम यहाँ की सरकार ने पूरा कर दिया? मगर जब आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो साथियों बहन जी ने वो काम करके दे। आज ये हालात है देश के अंदर, यहाँ जो सरकार चल रही है वो आपके बच्चों की शिक्षा छीनना चाहती है। 90% सरकारी स्कूल यहाँ पर बंद करने की कयावत यहाँ की सरकार ने शुरू कर दिए। तो बच्चा 90% में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते किसके हैं? ये सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? हम लोग भी पढ़ते हैं ना, गरीब लोग हैं। मैं अभी हरियाणा का प्रभारी था, हरियाणा से आया हूं। अभी वहां तो उन्होंने चिराग योजना बना दी। चिराग योजना में क्या काम कर दिया उन्होंने कि जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ेगा उसे 500 रुपए बच्चे को फीस देनी होगी।
और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसे 1,500 सरकार देगी। अब यदि किसी के 2 बच्चे हैं तो वो 1,000 रुपए फीस देगा, या प्राइवेट स्कूल में भेजकर वो 3,000 रुपए लेगा। हमारे लोग देने का काम करते हैं, लेने का काम करते हैं। तो 3,000 लेने के लिए जाएगा, और जब 3,000 लेने जाएगा तो सरकारी स्कूल से अपना नाम कटाएगा, और नाम कटाएगा कहां जाएगा? सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल में जाएगा। अब प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो वहां क्या होगा? वहां ताला लग जाएगा। जब ताला लग जाएगा तो तुम्हारे बच्चों की नौकरी के लाले पड़ जाएंगे, ना बच्चे पढ़ेंगे ना नौकरी लगेगी। तो वहां ताला लग जाएगा। जब ताला लग जाएगा तो वहां का मास्टर भी फ्री, प्रिंसिपल भी फ्री, लाइब्रेरी भी फ्री, घंटी बजाने वाले फ्री, चौकीदार भी फ्री। तो जब सारे फ्री हैं तो सरकार क्या कहेगी? बंद करो भाई इसको, यहां हम इनको फ्री में तनख्वाह नहीं दे सकते। तो जब बंद करेंगे तो भाई सरकार तो बेचने मास्टर हो रही है आजकल। तो फिर तो जब वो खाली जमीन पड़ी है सरकार की तो वो क्या करेंगे? उसे बेचेंगे। कौन खरीदेगा? आप खरीदेंगे ना, मैं खरीद सकता ना आप खरीद सकते। फिर कौन खरीदेगा? अडानी अंबानी खरीदेगा। और इधर ही कुछ दिन के बाद जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं 1-2 साल के बाद कह देंगे कि भाई अब हमारा बजट नहीं है, हम अब आपको 3,000 रुपए नहीं दे सकते, आपको बच्चे को पढ़ाना है तो भाई इतनी फीस देनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे यार कटाओ नाम यहां से, चलो सरकारी स्कूल में। अब सरकारी स्कूल में जाओगे तो या तो ताला लगा मिलेगा या फिर अडानी अंबानी का बोर्ड लगा मिलेगा। वो कहेगा इतने पैसे दो तो भाई पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ की सरकार की प्लानिंग है कि आपको कमजोर किया जाए, शिक्षा के माध्यम से कमजोर किया जाए, नौकरी आपकी छीन ली जाए। ये सारा वो इंतजाम करने में लगे। मगर साथ जब आपकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहन जी ने इन्हीं बिंदुओं पे काम किया। यहाँ तो सरकारी स्कूल बंद कर रही है, मगर जब आपकी नेता की सरकार बनी तो जैसी सरकार बनी तो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में घोषणा की कि 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाएगी, यानी राइट टू एजुकेशन। जो भी पैसा लगेगा उसे मुख्यमंत्री कोष से दिया जाएगा। यानी आपके बच्चों को फ्री में पढ़ने की बात की, चाहे वो ब्राह्मण समाज का बेटा हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज का बेटा हो, चाहे वैश्य समाज का बेटा हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे शुल्कास का हो, हर बच्चे को मतलब वहां राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा देने की बात नहीं देने की। और यहाँ तो स्कूल बंद कर रहे हैं। आपके नेता ने स्कूल बनाने शुरू किए क्योंकि वो जानते हैं किसी भी जाति, किसी भी देश की यदि रीढ़ की हड्डी तो शिक्षा है। जिसके घर में शिक्षा चलेगी उसी के घर का परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए साथ ही उन्होंने शिक्षा के लिए बात की तो उन्होंने 7 मेडिकल कॉलेज बनाए नए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई, 2 पैरामेडिकल कॉलेज बनाए, 2 होम्योपैथी कॉलेज बनाए, 200 से अधिक नए डिग्री कॉलेज खोले, 200 से अधिक इंटर कॉलेज खोले, 572 हाई स्कूल खोले, 5,549 प्राइमरी स्कूल खोले, 100 ITI बनाई, 24 पॉलिटेक्निक बनाए। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार। और साथ ही जब एडमिशन की बात आई, यदि MBBS करना है आपके बेटे को, इंजीनियरिंग करनी है, LLB करनी है या फिर PhD करनी है, 0 बैलेंस पे एडमिशन यदि किसी का वहां पर हुआ तो आपके बच्चे के वहां एक भी पैसा किसी का नहीं लगा, 0 बैलेंस पे एडमिशन हुआ। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार। तो साथ ही शिक्षा वाले के लिए इंतजाम करते हैं। उसके बाद बहन जी ने कहा कि भाई जो पढ़े, जिनको पढ़ने का इंतजाम करना उनका इंतजाम करो। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग थे उनका इंतजाम किया। तो बहन जी ने मतलब जो पढ़ लिख कर तैयार हो गए, लाखों मास्टर की भर्ती की, लाखों पुलिस की भर्ती की, लाखों संविदा में लोग लगाए, लाखों आंगनबाड़ी में वर्कर लगाए, लाखों मतलब जी ना आपके मतलब लोगों को नौकरी देने का काम बहन जी ने किया। और एक दिन के अंदर 1,08,848 सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश में जितने भी गांव हैं हर एक गांव में एक सफाई कर्मचारी लगाया। आज जाओ पता करो 80-80 हजार तनख्वाह आज की तारीख में ले रही। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार। यदि वह सरकारी टेंडर हुए तो सरकारी टेंडर के अंदर आपका आरक्षण फिक्स किया उन्होंने कि ओबीसी के लोग इतना, शुल्कास के लिए इतना, ये सारा उन्होंने कोटा फिक्स करके आप लोगों को देने का काम किया। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार बनेगी तो साथियों बेहतर आपको देना सुविधा मिलेगी।